जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 हिस्ट्री, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। मतलब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो लिटरेरी सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स का मतलब जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे कोई किताबें, नॉवेल्स, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें इतिहास को जानने में कैसे हमारी मदद करती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मैरी नाम के एक बच्चे से, जिसकी क्लास टीचर उसको एक दिन लाइब्रेरी में लेके आती हैं। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे रैक्स लगे हुए थे। ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारे रैक्स बने हुए थे जो कि किताबों से पूरी भरी पड़ी थी। और वहाँ कॉर्नर पे उसको एक अलमीरा दिखता है जिसमें बहुत सारी मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। तो वो इस जो है इस अलमीरा को देख के वो उसको खोलने का प्रयास करता है। तभी उसकी क्लास टीचर बताती हैं दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स। इस कपबोर्ड में बहुत ही स्पेशल बुक्स हैं जो कि धार्मिक बुक हैं, जो कि रिलीजन से रिलेट करती हैं, बिलोंग करती हैं। क्या तुम वेदा के बारे में जानते हो, वेदास के बारे में जानते हो? तो बच्चा सरप्राइज़ होता है। बच्चे को वेदास के बारे में नहीं पता था, लेकिन आई होप आप सब लोगों को वेदास के बारे में ज़रूर पता होगा। तो कैसे ये जो वेदास हैं, कैसे ये जो पुराने लिटरेरी सोर्स हैं, उनसे आर्कियोलॉजिस्ट कैसे उनको स्टडी करके इतिहास का पता लगाते हैं, हिस्ट्री को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में समझेंगे। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे पुराने जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं। जैसे हो सकता है वो कोई हिस्ट्री की किताब हो सकता है वो कोई नॉवेल्स हो सकता है वो पोएम्स हो सकता है वो कहानियाँ हो। तो जो भी चीज़ें लिखित रूप में मौजूद हैं, दैट आर कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज। तो उनमें से जो वेदास हैं, उनमें से एक हैं जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट हैं। ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह के लिटरेरी सोर्स हैं और बहुत ही प्राचीन सोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। वेदास में बेसिकली 4 वेद इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें है आपका सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है, जो सबसे पहले लिखा गया हो, दैट इज़ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो सबसे जो ओल्डेस्ट वेदा है वो है आपका ऋग्वेदा, जिसको राइट किया गया था 3500 ईयर्स एगो। और आपको पता होगा कि इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो शहरों का विकास होता है, शहरों का जो डेवलपमेंट होता है, वो आज से करीब 4700 ईयर्स एगो स्टार्ट हो जाता है। मतलब उस टाइम पे लोग शहरों में रहा करते थे और उस टाइम पे जो है लिटरेरी सोर्स तो मिले हैं, बट उस टाइम के लिटरेरी सोर्स को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और उसके 3500 ईयर्स, मतलब उसके नियर अबाउट 1200 ईयर्स के बाद जो है ओल्डेस्ट वेदा जो ऋग्वेदा है, इसको कंपोज्ड किया जाता है। तो द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 8000 हाइम्स। ठीक है, जो हमारा ऋग्वेदा है इसमें लगभग 10 मोर देन 8000 सॉरी 1000 से ज़्यादा इसमें हाइम्स हैं। ठीक है, हाइम्स का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में सुक्त बोलते हैं, आर कॉल्ड सुक्त। दीज हाइम्स आर प्रेज्ड, और ये जो हाइम्स होते हैं ये बेसिकली उस टाइम पे लिखे गए थे। किस लिए? इन द प्रेज ऑफ गॉड, मतलब गॉड की प्रशंसा में, गॉड और गॉडेस के प्रशंसा में लिखे गए थे। और उस टाइम पे
जो थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। उस टाइम पे थ्री गॉड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, जिसमें एक थे आपके अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर, आग के देवता थे। उसके बाद इंद्रा, इंद्रा अ वॉरियर गॉड, मतलब ये युद्ध वगैरह लड़ने का काम करते थे। एंड सोम, ये जो देवता थे सोम, ये बिलोंग करते थे ए प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। मतलब ये एक प्लांट से बिलोंग करते थे जिससे एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। ठीक है। तो अब ये जो हाइम्स थे इनको कंपोज किया गया था सैजेस, सैगेस या सैजेस, कुछ लोग सैजेस बोलेंगे या सैगेस भी होता है। सैगेस के द्वारा कंपोज्ड किया गया था, जिसको आज के डेट में हम लोग ऋषि महात्मा बोलते हैं, उनको साधु भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये अपने शिष्यों को जो है रिसाइट करवाते थे, मतलब उनको लिखवाते नहीं थे, उनको डायरेक्ट याद की करवाते थे। ठीक है। रिसाइट करवाते थे, बार बार उनसे बुलवाते थे और उनको जो है लर्न करवाते थे। ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंसेस, मतलब बिट बाय बिट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उनको पूरा एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड पूरा अच्छी तरह से उनको याद करवाते थे विथ ग्रेट केयर, और बहुत ही ध्यानपूर्वक। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, taught एंड लर्न बाय मेन, अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन। तो अधिकतर उस टाइम पे क्या होता था, जो बहुत सारे जो हाइम्स होते थे उनको कंपोज किया जाता था, लिखा जाता था, मतलब सॉरी लर्न किया जाता था अधिकांशतः इन पुरुषों के द्वारा। मतलब उस समय पुरुष ही ज़्यादातर उसको पढ़ते थे, उसको लर्न करते थे और उसको कंपोज किया करते थे। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ महिलाओं का भी नाम याद आता है, मतलब वैसे फीमेल्स तो बहुत कम थी, लेकिन कुछ फीमेल्स उसमें थीं जो है जिनका नाम आता है। द ऋग्वेदा इज ओल्ड और वैदिक संस्कृत, इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद जो आपका लिखा गया वो सबसे जो वैदिक संस्कृत कह सकते हो या उसको ओल्ड संस्कृत कह सकते हो आप, उसमें राइट किया गया। वो वाली जो संस्कृत थी, आज की डेट में जो आप संस्कृत पढ़ते हो उससे काफ़ी डिफरेंट थी। ठीक है। अब संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। द बुक्स वी यूज़ आर रिटेन एंड प्रिंटेड। आज की डेट में जो हम बुक देखते हैं वो लिखी हुई है, प्रिंटेड है, लेकिन जो ऋग्वेदा था उसको केवल रिसाइट किया जाता था और सुनते थे बच्चे, सुन करके याद करते थे और एक से दूसरे के पास वो इसी तरह से लिख पहुंचाई जाती थी बाय लर्निंग मेथड, नॉट बाय रीडिंग एंड राइटिंग मेथड। ठीक है। तो भाई इसको कंपोज कब किया गया, इसको अभी जस्ट आज से लगभग 200 साल पहले इसको कंपोज किया गया, इसको प्रिंट किया गया एज अ बुक के फॉर्मेट में। ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने बताया आपसे कि ओल्ड संस्कृत और जो वैदिक संस्कृत थी उस टाइम पे और जो आज की संस्कृत है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो उस वो डिफरेंसेस कैसे हैं मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल। ये देखो, ये जो है आपकी उस टाइम की संस्कृत है जिसमें आपको शायद ही कोई वर्ड क्लियर हो पाएगा, लेकिन आज की जो संस्कृत है उसमें आप देखोगे कि वो काफ़ी, उसमें हिंदी के लेटर्स मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ लेटर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको आप, आई थिंक यू आर अनेबल टू रीड इट। ठीक है। तो इसको पढ़ नहीं पाओगे आप। तो इस तरह से ये काफ़ी डिफरेंट होती थी आज की जो संस्कृत हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो संस्कृत है ना, ये संस्कृत जो है एक पार्ट है, इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। ये एक इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज जो है उसका एक पार्ट है। ठीक है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज, जैसे आसामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ठीक है।
Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian, Spanish belong to this family. मतलब ये जो आपका इंडो यूरोपियन फैमिली है, इंडो मतलब ये इंडो इंडिया से बना है और यूरोपियन जो है आपका यूरोप से बना है। तो इसमें इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज होने वाले बहुत से लैंग्वेज को एक ग्रुप में कंसिडर किया गया और नाम दे दिया गया इंडो यूरोपियन फैमिली। और उसी फैमिली से ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये भी बिलोंग करती है। ठीक है। अब क्यों इन सारी लैंग्वेज को इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर कैटेगराइज किया गया, उसका कुछ रीज़न है जैसे आप देखोगे कि मातृ संस्कृत में हम लोग यूज करते हैं, माँ के लिए एक शब्द है, मदर के लिए एक शब्द है मातृ, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं, वही हिंदी में उसको हम बोलते हैं माँ। ठीक है। और वही जब हम लोग हिंदी में आते हैं तो उसमें हम बोलते हैं मदर। ठीक है। तो अब देखो सिमिलरिटी क्या है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया मातृ, MAT और R भी आ रहा है, और मदर में भी M आ रहा है, T आ रहा है और R आ रहा है। ठीक है। ठीक है। और जब हम हिंदी में माँ बोलते हैं तो माँ शब्द आपका संस्कृत में भी आ रहा है, माँ शब्द आपका हिंदी में भी आ रहा है, और माँ शब्द कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी आ रहा है। तो इस तरह से जो है इन तीनों लैंग्वेज में आपने देखा कि काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। तो इस तरह से सिमिलरिटीज़ के आधार पर इन सारी लैंग्वेज को एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया, जिसको हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। सो अदर लैंग्वेज used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto Burman. अब कुछ अदर लैंग्वेज भी हैं जो कि इसी सब कॉन्टिनेंट में यूज़ कर होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। ठीक है। मतलब बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि आपकी टाइबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं, और बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। मतलब एक जो सब कंटिनेंट जिसमें हम इंडिया, हमारा जो कंट्री है वहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे देखो तीन अभी आपको फैमिली ग्रुप का नाम बताया गया। एक आपका इंडो यूरोपियन, और दूसरा आपका था टाइबेटो बर्मन। ठीक है। और तीसरा आपने पढ़ा द्रविडियन। तो द्रविडियन फैमिली में भी कुछ लैंग्वेज हैं जैसे आपके तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है। जो साउथ में मैक्सिमम बोली जाती हैं वो आपकी द्रविडियन फैमिली से आती हैं। ठीक है। और कुछ आपके जैसे झारखंड वगैरह हो गया, स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश में, वो आपको बोलते हैं, उसको हम एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के नाम से भी जानते हैं। मतलब 4 फैमिली ग्रुप आपने पढ़ लिए। इन चारों फैमिली ग्रुप की जो लैंग्वेजेस हैं वो सभी इंडिया में बोले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ये कैसे इन्होंने ऋग्वेदा को पढ़ा, कैसे ये उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद कैसे वो हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, कैसे वो चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। मतलब एक तरह से हिस्ट्री को बिल्डअप करते हैं। तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू material remains they examine written sources as well। ठीक है। मतलब ये है जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हिस्टोरियंस जो होते हैं वो आपके let us see how the study the how let us see how they study the ऋग्वेदा। ठीक है।
तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि देखो ये जो है आपके हिस्टोरियंस हो गए चाहे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, ये रिमेन्स मटेरियल्स जो मिलते हैं उनके बिहाफ पे तो हिस्ट्री का डेवलपमेंट ये करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा अगर उनको रिटेन सोर्स मिल जाते हैं, मतलब कोई लिखी हुई चीज़ मिल जाती है, तो उसके आधार पर भी वे हिस्ट्री को क्रिएट कर देते हैं। तो अब देखते हैं कैसे उन्होंने ऋग्वेदा को पढ़ा और कैसे उन्होंने इतिहास के बारे में जाना। जैसे सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ऋग्वेदा में कुछ हाइम्स ऐसे हैं जो डायलॉग के फॉर्म में हैं। डायलॉग का फॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी से कुछ कहना। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम। यहाँ पर एक आपको ऐसे ही डायलॉग फॉर्म में एक हाइम्स का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, बिटवीन अ सेग नेम्ड विश्वामित्र, जो कि एक विश्वामित्र मित्र और जिसमें एक विश्व ऋषि हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। वो दो रिवर्स ब्यास और सतलज से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी प्रार्थना के फॉर्म में ही अपनी बात को उनसे कह रहे हैं। तो ये आपका वो स्क्रिप्ट है जिसमें जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ के बताया कि इसमें एक ऋषि हैं विश्वामित्र जो कि दो रिवर्स ब्यास और सतलज से प्रार्थना पूर्वक अपनी बात कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं चलिए आइए जानते हैं। और बेसिकली ये है क्या, ये जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया है बर्च, इसको पहले आप जान लो कि है क्या ये। दिस इज़ मनुस्क्रिप्ट, इसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मनुस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, मनुस्क्रिप्ट वो चीज़ें होती हैं जिसमें कोई चीज़ हम लिख देते हैं, कहाँ पर, पेज पे नहीं, किसी पेड़ के पत्ते पर, पेड़ों की छाल पर, या एनिमल की स्किन पर, या किसी मेटल की चीज़ों पर। इन चीज़ों पर जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उसी को ही मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये मनुस्क्रिप्ट किसका है, ऋग्वेदा का है। मतलब इस पे ऋग्वेदा के बारे में लिखा गया, ऋग्वेदा की हाइम्स लिखे हुए थे। किस पे लिखी हैं, ऑन बर्च बार्क। ये बर्च बार्क क्या है, ये पेड़ की, एक बर्च नाम के पेड़ की छाल होती है। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है कश्मीर में, ठीक है। अबाउट 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text of the ऋग्वेदा। लगभग 150 साल पहले इसका यूज किया जाता था टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके पुणे महाराष्ट्र में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे प्रिजर्व की गई हैं। तो अब आइए जानते हैं ये आपका जो मनुस्क्रिप्ट है इसका मतलब क्या है। तो इस मनुस्क्रिप्ट में जो है एक ऋषि हैं विश्वामित्र और दो रिवर्स हैं सतलज और ब्यास। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्स। अरे नदियों, ओ रिवर्स मतलब अरे नदियों, कृपया करके आप नीचे आओ, पहाड़ों से उतर के नीचे आओ, जो है लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज, दो घोड़ों की तरह, सफ़ेद घोड़ों की तरह, दो चमकती गायों की तरह जो अपने बछड़े को प्यार कर रही हैं, ठीक है, उनको चाट रही हैं, लिक कर रही हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी। मतलब आप जैसे जैसे रथ जो है मूव करता है, आप उसी तरह मूव करती हैं थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। इंद्र भगवान की जो पावर से आप उस तरह से चलती हैं, मूव करती हैं जैसे कोई रथ चल रहा हो। मतलब यहाँ पे रिवर्स की कंपैरिजन की जा रही है रथ से। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट इट विथ वन अनदर, ठीक है। आप दोनों लोग पानी से भरे हुए हैं और मैं जो है प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहें और एक रहें। द रिवर्स द रिवर्स रिवर्स कहती हैं कि वी
who are full of water, move along the path the goddess have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? वो कहती हैं कि अरे ऋषि, हम लोग भगवान के द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलते हैं, और एक बार जब हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कभी नहीं रुकते हैं। तो तुम क्यों हमें रोकने का प्रयास कर रहे हो, ए ऋषि? तो विश्वामित्र कहते हैं कि ओ सिस्टर, अरे मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ लिसन, कृपया मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज chariots and carts, let your waters not rise above our axles, oh, so that we can cross सेफली। मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग बड़े दूर से हम लोग आ रहे हैं, मैं अपना रथ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और कृपया करके आप अपने जो है मेरा रास्ता जो है करके खाली कर दें। मतलब आप मुझे अपने अपने जो है बीच से मुझे निकल जाने दें, मतलब मुझे उस पार जाने दें, और कृपया कृपया करके अपने पानी को मेरे रथ के पहियों पे, मेरे रथ के जो एक्सल होते हैं जिसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, उस पे चढ़ने ना दें। मतलब वहाँ तक पानी ना पहुँचे, ऐसी कृपा करें। तो इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि। तो अब इसमें जो है बताया गया, देखो क्या है कि अदर रिवर्स स्पेशली द इंदस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड। इसमें इंदस रिवर और उसकी जो सहायक नदी है सरस्वती, उसका भी नाम लिया गया है। गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, जिसमें और इसमें गंगा और यमुना का नाम सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि जो उस समय जो नदियाँ हैं उनकी तुलना रथ से की जा रही है, घोड़ों से की जा रही है और गायों से की जा रही है। इसका मतलब कि ये तीनों ही चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंस में थीं, ठीक है। तो इस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इन्हीं के बिहाफ पे कंक्लूज़न निकाल करके ये बताते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से पढ़ने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि उस टाइम पे जो गायें थी और जो घोड़े थे और जो रथ थे, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। इसीलिए देखो इनकी तुलना जो है रिवर्स से की जा रही है, जो कि एक गॉड हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनकी तुलना भगवान से की जा रही है। नाउ कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, अब इनका क्या योगदान है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऋग्वेदा में जो है बहुत सारे जो प्रेयर्स हैं वो कैटल्स के लिए हैं, चिल्ड्रन के लिए हैं और घोड़ों के लिए हैं। मतलब बहुत सारे उसमें जो आप सूक्त पढ़ेंगे, जो बहुत सारे जो दोहें वगैरह जो रचना की गई है, वो किसके बारे में है? कैटल्स के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, हॉर्सेस के बारे में। यानी कि ये तीनों चीज़ें काफ़ी उस समय इम्पॉर्टेंट थी। हॉर्सेस वेयर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हॉर्सेस का यूज किया जाता था वो रथों को खींचने के लिए किया जाता था, ठीक है। उनका इस्तेमाल हम लोग वो उस समय पे लोग जो है बैटल्स मतलब लड़ाइयों में करते थे, ठीक है। रथों का उसमें काफ़ी यूज होता था बैटल्स वगैरह में। और ये जो लड़ाइयाँ होती थी वो किस लिए होती थी? कैटल्स के लिए। कैटल्स मतलब क्या होते हैं? कैटल्स मतलब होते हैं पालतू पशु, और उस समय लोग गाय वगैरह ज़्यादा पालते थे। उस समय साथ ही साथ जो लड़ाइयाँ होती थी वो लैंड के लिए होती थी, ठीक है। अब वो उस समय लैंड की क्या इम्पोर्टेंस थी? अब चूंकि लोग इतनी ज़्यादा जो है मवेशी पालते थे तो उनको चराने के लिए तो लैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, चारागाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द पास्चर। और साथ ही साथ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी लैंड की इम्पोर्टेंस थी। और उस टाइम पे ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे जो कि जल्दी पक जाएं, जल्दी उसमें अनाज आ जाएं, जैसे कि बार्ली, ठीक है। कभी कभी जो लड़ाइयाँ होती थी वो वाटर के लिए, ठीक है, एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को पकड़ने के लिए भी, लोगों को कैद करने के लिए भी होती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर। अब जो
वेल्थ मतलब जो धन वो युद्ध में लड़ाइयाँ जो होती थी उसमें जो धन उनको मिलता था उसका वो क्या करते थे, वो रखते थे लीडर्स, ठीक है। सम वॉज गिवन टू द प्रिस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। कुछ लोग उसका कुछ हिस्सा साधु महात्मा लोग रखते थे और बाकी जो सारा हिस्सा हिस्सा बचता था उसको लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ जो धन था उसका इस्तेमाल करते थे वो यज्ञ वगैरह करने के लिए, और उस यज्ञ में वो क्या करते थे, आहुति दिया करते थे। आहुति क्या होता है, जैसे जब हम यज्ञ में कुछ डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड द ऑफरिंग्स, या उसको आहुति बोलते हैं हिंदी में। दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में बोलेंगे ऑफरिंग्स। वेर मेड इन टू द फायर, जो कि आग में हम लोग ऑफरिंग करते हैं, ऑफर करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में उसको स्वाहा शब्द बोलते हैं, तो वो एक तरह से आहुति देते हैं। दिस वर मीन्ट फॉर गॉड्स एंड गॉडेस। तो अब इसका क्या मतलब है, ये सब चीज़ें जो है वो लोग करते थे गॉड और गॉडेस को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन्स एंड इन सम केस एनिमल्स। और ये जो ऑफरिंग जो आहुति देते थे यज्ञ में वो अधिकांशतः वो घी का देते थे, ग्रेन्स उसमें यूज करते थे, और कभी कभी उसमें एनिमल्स की भी आहुति मतलब बलि दी जाती थी। और ये जो लड़ाइयाँ होती थी इसमें अधिकतर मेन ही पार्टिसिपेट करते थे, वोमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी। उनके पास कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन वो अपनी सभाएं करते थे, लेकिन वो मतलब बैठ करके मिलजुल के सभा वगैरह करते थे, और किसी भी वार टाइप का कोई मैटर हो गया उस पर वो डिस्कस करते थे। और साथ ही साथ वो अपना उसी ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को लीडर भी चुन लिया करते थे। और वो लीडर ऐसा होता था जो हमेशा या तो ब्रेव हो या फिर वो उसके अंदर काफ़ी स्किलफुल हो, वो मतलब काफ़ी योग्य हो। और योग्य इस वॉरियर मतलब योद्धा हो, वो लड़ने वाला हो, ठीक है, साहसी हो, ऐसे लोगों को लीडर चुन लिया करते थे। अब उस टाइम पे जो ऋग्वेदा है, उस ऋग्वेदा में उस टाइम पे अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता था। जैसे हम लोग आज के टाइम पे चीज़ों को डिनोट करने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, नाम देते हैं, तो उसी टाइम पे उस समय भी चीज़ों को डिनोट करने के लिए अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो उन नामों का आज के डेट में क्या मतलब निकलता है उन चीज़ों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। लोगों को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं। इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे अब कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, ठीक है, किसी के बारे में अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या बताएंगे कि वो भाई किस तरह का काम करता है, क्या लैंग्वेज बोलता है ना, किस प्लेस से आता है, उसकी फैमिली कैसी है, उस किस कम्युनिटी से आता है, उसका कल्चर क्या है वगैरह, ठीक है। तो लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। तो चलो अब जानते हैं कि ऋग्वेदा में किस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता था उस टाइम पे लोगों को, ठीक है। और उससे हम लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कैसे हिस्ट्री को डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो देखिए, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। उस समय पे बेसिकली जो है दो तरह के लोग हुआ करते थे, मतलब जो सोसाइटी थी वो आपका दो ग्रुप्स में डिवाइड थी। एक था आपका द प्रिस्ट, समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स, उसको हम लोग ब्राह्मण करते हैं, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राज। और दूसरा था आपका राजास। तो ब्राह्मण्स का क्या काम होता था, जो रिचुअल्स होते हैं मतलब जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनको वो परफॉर्म करता था। और दूसरा होता था राजा। अब ये जो राजा होता है, तो ये राजा उस तरह का राजा नहीं है जिसको अभी हम लोग बाद में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या
आप आज के टाइम में जिस जिस राजा जो राजा का इमेज हमारे दिमाग में बैठता है, उस राजा से ये थोड़ा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? क्योंकि इसके पास अपना कोई कैपिटल नहीं होता था। कैपिटल सिटी का मतलब कोई इसकी अपनी राजधानी नहीं होती थी, कोई इसके पास पैलेस नहीं था, इसके पास कोई आर्मी नहीं होती थी, और न ही ये कोई टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था, लेकिन फिर भी ये राजा होता था। ठीक है। अब जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजा, और उस समय पे जैसे वो राजा मर गया तो उसका लड़का ही राजा बनेगा, ऐसा कोई रूल्स भी नहीं था, और नहीं ऐसा कभी होता था। राजा उस टाइम पे वही बनता था जो उस टाइम पे योग्य हो, जिसमें युद्ध लड़ने की क्षमता हो, जो बुद्धिमान हो, जो कुशल हो। ठीक। तो इस तरह से जो उस टाइम पे ऋग्वेदा वैदिक काल टाइम पीरियड में जो राजा होता था, वो आज के टाइम पे मतलब वैदिक पीरियड के बाद वाला जो राजा आता है उससे काफ़ी वो डिफरेंट था। नाउ read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो प्रीवियस सेक्शन है उसको फिर से पढ़ो एंड ये जानने का प्रयास करो व्हाट द राजा डिड, वो राजा वगैरह क्या करता था। देखिए, टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज होल। वन was the word जन, which we still use in Hindi and other languages। देखो यहाँ कह रहा है कम्युनिटी और पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स का यूज किया जाता था, जिसमें जो पहला वर्ड है वो है आपका जन। ठीक है। मतलब जन जब भी हम कहते हैं तो जन का मतलब क्या, उस टाइम पे जन का मतलब क्या होता था? पूरी की पूरी कम्युनिटी। ठीक। द अदर वॉज विश, और दूसरा जो वर्ड यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था विश। ठीक। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। अब ये जो वैश्य वर्ड आता है ये इसी विश से ही निकल के आया है। ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। अभी हम फिर सिर्फ इतना जानते हैं कि उस टाइम पे जो पीपल थी, जो कम्युनिटी थी, उसको दो वर्ड में, उसके लिए दो वर्ड यूज किया जाता था। एक आपका था जन और दूसरा आपका था विश। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, और उस समय पे जो अलग अलग विश हैं, अलग अलग जन है, मतलब अलग अलग भाई कम्युनिटी है, तो अलग अलग कम्युनिटी होती होगी ना। ठीक है। तो जैसे मान लो ये पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा जो है कंटिनेंट है। ठीक। अब इस पूरे कंटिनेंट में भाई अलग अलग रीजन है, जैसे आज के डेट में है यूपी है, बिहार है, झारखंड, तो उस समय भी अलग अलग रीजन्स होंगे। तो अलग अलग रीजन्स के लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। आज हम लोग बोल रहे हैं, आज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उस टाइम पे और जो है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था विश। तो मान लो भाई ये विश है, ये विश है, ये विश है, या ये जन है, ये जन है, ये जन है। ठीक है। तो अलग अलग जन हुआ करते थे, और अलग अलग जन के लिए अलग अलग नाम भी यूज किया जाता था। ABCDEF मान लो नाम है ये। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये जन है, या ये कह सकते हो कि ये विश है। तो अब एक जो कंट्री है, जैसे आज के डेट में अगर इसको हम इंडिया से कंपेयर करें, तो एक इंडिया में जिस तरह से कई सारे स्टेट हैं, उसी तरह उस टाइम पे जो है पूरे महाद्वीप में कई जन थे, और अलग अलग जन के नाम भी उसमें दिए गए हैं ऋग्वेद में। जैसे वी फाइंड रेफरेंस टू द, जैसे उस समय एक था पुरु जन। ठीक है। पुरु जन या विश,
एक था आपका भारत जन या विश, एक आपका था यदुजन या यदुविश। तो इस तरह से कई सारे नाम हमको मिलते हैं, ठीक है। और हर जन का अपना अलग राजा होता था। ये भी जानने की वाली बात है कि जैसे आज की डेट में एक देश का एक राजा होता, तो उसी तरह उस टाइम पे जन हुआ करते थे, देश नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे जन हुआ करते थे। और अलग अलग जन का अलग अलग राजा हुआ करता था। और वो राजा कैसा होता था? वो राजा आनुवंशिक नहीं था। उस राजा की अपनी कोई कैपिटल सिटी नहीं थी। बस वो सभा वगैरह करते आपस में, और कोई मैटर होता तो आपस में इकट्ठा होते, उस पर डिस्कस करते, और उसमें से किसी एक व्यक्ति को जो कुशल होता उसको राजा बना दिया जाता और राजा उसको मान लिया जाता। ठीक। तो इस तरह से चलता था उस समय पे। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर? अब इसमें पूछ रहा है क्या इसमें से कोई ऐसा नाम है जो आज के डेट में फैमिलियर है? बिल्कुल फैमिलियर है। भारत जो जन है ना, इसको हम लोग उसमें भरत बोलते थे, या भरत ही आज ही बोलते हैं। तो भरत जो जन है ना, ये इसी के नाम पे हमारा जो कंट्री बना है वो है बना है भारत। ठीक है। तो जो हमारा भारत नाम आया है वो कहाँ से आया है? इसी भरत नाम के जन के वजह से आया है। उस टाइम पे भरत नाम का एक देश हुआ करता था, यानी कि जन हुआ करता था, और उसी के नाम पर ये आपका हमारा देश भारत बना है। तो sometime the people who composed the hymns described themselves as आर्यस। तो उस टाइम पे जो लोग कंपोज किया करते थे, जो लोग बनाते थे राइम्स को, वो अपने आप को आर्य बोलते थे। ठीक है। क्या बोलते थे? उस अपने आप को आर्य बोलते थे। और जो वो लोग जो ये काम नहीं करते थे, जो राइम्स वगैरह नहीं बनाते थे, जो उनके अपोनेंट्स थे, उनको बोलते थे दासहाज या दस्यूज बोलते थे। क्या बोलते थे? दस्यूज। अब ये वो लोग थे जो जिनको मतलब जो सैक्रिफाइस नहीं करते थे, वो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है। और अधिकांशतः जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। मतलब वो संस्कृत लैंग्वेज, वैदिक संस्कृत नहीं बोलते थे, वो कोई और अपनी लैंग्वेज बोलते थे। और लेटर द टर्म दासा या दास एंड द फेमिनाइन दासी केम टू द मीन स्लेव। बाद में यही जो दास और दस्यु थे, यही बाद में जो है क्या हुआ कि दास और दासी कहे जाने लगे, लेकिन उसका मीनिंग बदल गया। आज बाद में क्या हुआ, उसका मीनिंग स्लेव हो गया। स्लेव मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बंधन में है, जिसका अपना कोई राइट नहीं है, वो किसी दूसरे के अंडर में है पूरी तरह से। उसका मतलब होता है स्लेव, जिसको हम लोग गुलाम भी बोलते हैं। तो पहले के जो दास दस्यु थे, उस समय वो गुलाम नहीं हुआ करते थे, लेकिन बाद के टाइम पीरियड में क्या हुआ, उनको गुलाम बना दिया गया, उसका मीनिंग चेंज हो गया। आज की डेट में हम दास बोलेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के अंडर में है पूरी तरह से, उसका अपने जीवन पे अधिकार नहीं है, उसके जीवन पे किसी और व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन पहले के समय में जो दास दस्यु होते थे, उनका मीनिंग ऐसा नहीं था। ठीक। सो स्लैब्स वर वुमेन एंड मेन। स्लैब्स में कौन होता था? वुमेन और मेन दोनों ही होते थे। अब हु वेयर ऑफ्टन कैप्चर्ड इन वॉर। इनको क्या था कि इनको अक्सर करके जब जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं उसमें इनको पकड़ लिया जाता था। और दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। और उनको कैसे ट्रीट किया जाता था? प्रॉपर्टी की तरह। जब मालिक की जैसे प्रॉपर्टी होती है, तो उनको वे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वांटेड। और उनसे वो जो है जो चाहे वो काम, मनचाहा काम उनसे करा सकते थे। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Dada. Let us look at some of these. मतलब कि
जिस समय पे ऋग्वेदा को कंपोज किया गया था नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड का मतलब हो गया पंजाब और सिंध के आसपास का रीजन, तो उसी टाइम पे कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए थे। अब आइए उन डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है आपका साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। हम लोग अब मेगालिथ्स के बारे में जानेंगे कि ये मेगालिथ्स क्या होता है। लुक एट द इलिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। दिज स्टोन्स बोल्डर्स, यहाँ पे क्या होता था, बड़े बड़े स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। यहाँ पे मेगालिथ्स पीरियड में क्या, देखो क्या हो रहा था कि जिस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में आप लोग का ऋग्वेदा वगैरह चल रहा था, कंपोज किया जा रहा था, उसी टाइम पे जब हम साउथ इंडिया में आते हैं तो वहाँ पे मेगालिथ्स पीरियड आता है। मेगालिथ्स पीरियड क्या होता है, मेगा मतलब होता है काफ़ी बड़ा बड़ा, एंड लिथ्स मतलब होता है स्टोन। मतलब इस पीरियड में बड़े बड़े स्टोन्स का यूज किया जाता था। क्यों किया जाता था? एक्चुअली इस टाइम पीरियड पे लोग जब अपने कोई डेड बॉडी होती थी तो उसको दफनाने के बाद वहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स रख दिया करते थे। ठीक है, क्यों रखते थे? ताकि वो उस जगह पे दोबारा आ सकें, उस जगह को की आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स रख दिया जाता था ताकि वो दोबारा आएँ तो उस जगह को पहचान पाएँ। ठीक है, और इसके पीछे उनका कुछ अपना मतलब धार्मिक बिलीफ भी था, कुछ अपना विश्वास भी था। अब क्या था उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। अब ये जो मेगालिथ्स का स्टार्ट होता है टाइम पीरियड, वो लगभग 3000 ईयर्स पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि 3000 ईयर्स पहले ही जो है ऋग्वेदा का कंपोजिशन स्टार्ट हो गया था। ऋग्वेदा जो है उसका कंपोजिशन, लोग उसको कंपोज करने लग किया जा रहा था, एंड वॉज प्रीवैलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये जो चीज़ें हैं वो कॉमन थी कहाँ पे, डेक्कन रीजन में जो कि साउथ इंडिया में है, एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे और कश्मीर में, यहाँ पर जो है जो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन थी। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको डेक्कन और साउथ इंडिया में ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये है आपकी वो ब्यूरियल साइट। यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका वो है कब्र है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, और दफनाने के बाद यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो है यहाँ पे रख दी जाती थी। अब आप कंपेयर करो कि ये छोटी सी बाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, और इतनी बड़ी चट्टान है, देखो देख रहे हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ साइड में पहले छोटी छोटी जो है बोल्डर्स रखे हुए हैं, और उसके बाद फिर बड़े बड़े बोल्डर्स भी रख दिए गए हैं यहाँ पे, ताकि ठीक है, इससे क्या होता था कि जब दोबारा आते थे उस जगह पे तो उसको पहचान पाते थे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेगालिथ साइट्स हैं वो मैप 2 में दिखाई गई हैं, पेज नंबर 12 पे। और कुछ मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स बरियल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड। और कुछ जो दूसरे मेगालिथ्स बरियल्स थे वो अक्सर करके अंडरग्राउंड होते थे। कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं समटाइम्स, कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे भी फाइंड सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कभी कभी इस तरह से स्टोन्स के सर्कल मिल जाते हैं। इस तरह से जो आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी स्टोन के सर्कल मिल जाते हैं, और कभी कभी एक बरियल साइट पे कोई एक बड़ा सा ही स्टोन ही, सिंगल स्टोन ही मिलता है। मतलब दोनों बातें हैं। तो these are the only indications that there are burials beneath। तो इसका एक ही इंडिकेशन है क्या, कि भाई नीचे कोई ना कोई बरियल है। बरियल मतलब नीचे कोई ना कोई कब्रगाह है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज क्रिस्ट। सम क्रिस्ट लाइक द वन shown here have portholes which could be used as an entrance।
अब यहाँ पे ये बता रहा है कि इस तरह के क्रॉस क्रिस्ट में वन सोन हियर, जिसमें जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, हैव पोर्ट होल्स। यहाँ पे कुछ पोर्ट होल्स भी होते थे। जैसे अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको पोर्ट होल मिला हुआ है। यहाँ पे पोर्ट होल का मतलब क्या होता था, इस कब्रगाह से बाहर आने और अंदर जाने के लिए ये रास्ते बने हुए थे। ठीक है, अब ये क्यों बने हुए थे इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। यहाँ पे सभी बरियल्स के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। क्या? द डेड वेयर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। जो जो डेड बॉडीज़ है उनको दफनाया जाता था कुछ डिस्टिंक्टिव पॉट्स, मतलब कुछ विशेष प्रकार के जो है पॉट्स के साथ। वो कौन से पॉट्स थे? ब्लैक एंड रेड। मतलब वो जो पॉट्स बने होते थे वो ब्लैक कलर में होते थे या फिर रेड कलर में। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो मेगालिथ्स थे वो ब्लैक और रेड कलर के पॉट्स का यूज ज़्यादा किया करते थे। साथ ही साथ क्या मिलता है वहाँ पे, हमें टूल्स भी मिल जाते हैं। वेपन्स ऑफ आयरन, लोहे के हमें वेपन्स भी मिलते हैं। कभी कभी हमें हॉर्स के स्केल्टन भी मिले हैं, घोड़ों की हड्डियाँ भी मिल जाती हैं। हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड अर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। साथ ही साथ हॉर्स के इक्विपमेंट मिल जाते हैं, मतलब घोड़ों को चलाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाते थे वो भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी हमें सोने के और पत्थर के आभूषण भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप तीन इमेज है। ये देखो, ये आपका हॉर्स इक्विपमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्स है, कुल्हाड़ी है। और ये देखो आपका है डैगर, मतलब बर्छा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, या चाकू कह सकते हो, या तो छोटे मोटी तलवार को बोल सकते हो आप। ठीक है, या छुरा बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें बरियल साइट से मिली हैं। ये भी चीज़ें साथ में दफनाई गई थी। क्यों दफनाई गई थी? हो सकता है उस टाइम के लोगों को का ऐसा बिलीफ हो कि भाई मरने के बाद भी एक दूसरा जीवन होता है, और जब हमारा मालिक उस जीवन में जाएगा, जब हमारा प्रिय उस जीवन में जाएगा तो इन चीज़ों को यूज करेगा, क्योंकि ये चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंस था इन चीज़ों का। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती थी। भाई जो व्यक्ति जो है, अगर किसी किसी डेड बॉडी के साथ इन चीज़ों को दफना रहा है तो क्यों दफना रहा है? ज़रूर इसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रही होंगी। ठीक है, नाउ फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स उन्हें मिले हैं, जैसे स्केल्टन, ठीक है, तो ये क्या है, अधिकांश करके ये बिलोंग करते थे टू द डेड पर्सन से। मतलब इनका मानना है कि जो डेड पर्सन के साथ जो ऑब्जेक्ट मिले हैं वो कहीं ना कहीं उसी डेड पर्सन से बिलोंग करते थे। कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ठीक, मतलब किसी किसी ब्यूरो साइट पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। जैसे ब्रह्मगिरी है, मैप 2 में ही अभी हम लोग देखेंगे ब्रह्मगिरी। यहाँ पे क्या है, वन स्केल्टन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। यहाँ पे एक बरियल्स को, एक बरीड स्केल्टन को दफनाया गया है, जिसमें हमें 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, मतलब सोने के मन के मिले हैं। 2 पत्थर के मन के मिले हैं। 4 कॉपर की हमें चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, एंड 1 कॉन्च शेल भी मिला है यहाँ पे। फिर अदर स्केल्टन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, लेकिन जो दूसरे मिले हैं उसमें केवल कुछ ही पॉट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले में इतना ज़्यादा और उस बाकी सब में कम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ज़्यादा पॉट्स जिसके साइड पे मिलते हैं, हो सकता है वो पर्सन काफ़ी रिच रहा हो। ठीक है, और बाकी वो सब क्या है, पुअर हो। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि जो रिच पर्सन होते थे उनके पास ज़्यादा गोल्ड वगैरह, ज़्यादा कीमती वस्तुएं होती थी, इसलिए उनके साथ उन चीज़ों को दफनाया गया।
वेयर्स तो इस तरह से हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी आपकी दो तरह की थी। जैसे आज भी है अमीर गरीब, वैसे ही हो सकता है वो पहले की उस टाइम पे भी उस सोसाइटी में अमीर और गरीब दोनों रहते थे। तो वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ट फॉर क्रिएशन फैमिलीज, मतलब बोल रहा है कि वर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ट फॉर क्रिएशन, सॉरी सर्टेन फैमिलीज। तो वो क्या है कि सम टाइम मेगालिस कंटेन मोर देन वन स्केल्टन। कभी कभी जो है, जो मेगालिस मिले हैं वहाँ पर हमें एक से ज़्यादा स्केल्टन मिले हैं। तो दिस indicates that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जो जिस साइट पे कोई व्यक्ति अगर मरा उसको दफनाया गया, तो उसके रिलेटिव जो थे उनको भी उसी के ब्यूरियल साइट पे उसी की कब्रगाह में ही उसको दफनाया जाता था। ऐसे स्पॉट मिले हैं। अब लेकिन अब ये बात कैसे क्लियर हो कि जो व्यक्ति को दफनाया गया वो उसी के रिलेटिव हो रहे हैं, ये बात कैसे डिसाइड होगी? पहली चीज़ तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अगर जो व्यक्ति 20 साल 40 साल पहले उसको दफनाया गया और जो व्यक्ति 40 साल बाद दफनाया जा रहा है, तो उसको वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसके एज में वेरिएशन निकाल लेते हैं, जिससे ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जो है 40 साल पहले दफनाया गया था और ये जो व्यक्ति है 40 साल बाद दफनाया गया है। तो अब क्यों दफनाया गया है? उसी साइड पे इसलिए दफनाया गया है क्योंकि ज़रूर वो उसका कहीं न कहीं से वो रिलेटिव रहा होगा। तो इससे ये कंक्लूज़न आपका निकल जाता है। सॉरी, द बॉडीज़ of those who died later were brought into the grave through the portholes। अब देखो, जो कब्रगाह बनाई जाती थी उसमें एक पोर्ट होल भी बनाया जाता था। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति को दफना दिया गया और हम चाहें कि बाद में भी उसी दूसरे व्यक्ति को वहीं पे दफनाएं, तो उसके लिए एक पोर्ट होल पहले से बना दिया जाता था और ऐसे पोर्ट होल्स मिले हैं, जिससे ये बात तो क्लियर है कि उसी जगह पे दूसरे व्यक्ति को दफनाया गया है। तो stone circles or boulders placed on the surface probably served as sign spots to find the burial site, so that people could return to the same place wherever they wanted to। अब दूसरा रीज़न कि इतने बड़े बड़े बोल्डर्स उस स्पॉट पे रखे क्यों जाते थे, तो उसका एक ही रीज़न है कि भाई जब हम दोबारा उस जगह पे जाएं तो हम पहचान पाएँ कि हाँ भाई ये इसी जगह पे हम लोगों ने अपने रिलेटिव्स को दफनाया था। मतलब उस प्लेस को दोबारा स्पॉट करने के लिए, ठीक है, एज ए साइन बोर्ड की तरह उसको यूज करने के लिए। नाउ अ स्पेशल बरियल एट इनामगांव। तो अच्छा, इस वाले टॉपिक में क्या क्लियर होता है? इस वाले टॉपिक से ये क्लियर होता है कि भाई देखो, वर सम बरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिली, मतलब कि कुछ जो बरियल्स होते थे वो कुछ खास फैमिली के ही मिले हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या कुछ बरियल्स ऐसे भी हैं जो कुछ खास फैमिली के हैं? भाई हाँ है, ऐसे बहुत सारे बरियल्स मिले हैं जहाँ पे किसी एक ही परिवार के बरियल्स मिले हैं। मतलब उस बरियल साइट पे किसी एक ही परिवार के सभी फैमिली को वहाँ पे दफनाया गया। अब हम बात करेंगे इनाम गांव में कुछ स्पेशल जो बरियल साइट्स मिले हैं उसके बारे में। तो अब यहाँ फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2। मैप 2 पे हम इनाम गांव के बारे में भी देखेंगे आगे। तो इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। ये घोड़ एक रिवर है जिसके एक ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है घोड़। ठीक है, वहाँ पे हमें ये साइट मिल जाता है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर्स एगो। और आज से 3600 से 2700 साल पहले ही ये साइट उस समय पे हुआ करती थी।
हियर एडल्ट्स वेयर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे अधिकतर जो है जो एडल्ट्स हैं उनकी कब्रगाह ज़्यादा मिली हैं। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और उनको इस तरह से दफनाया गया है कि उनका जो सिर है वो नॉर्थ साइड में है। ठीक है। और कभी कभी जो कुछ बेरियल साइट हमको ऐसी जगह पर मिली हैं विद इन द हाउस, जो कि घरों के अंदर जो ही उनको दफना दिया गया है। वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और साथ ही साथ खाने पीने में यूज होने वाले जो पॉट्स हैं, जो बर्तन हैं, उनको भी उन उस डेड बॉडी के साथ ही वहाँ पे दफनाया गया है, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे लोगों का ऐसा बिलीफ हो कि भाई मरने के बाद भी उस टाइम दूसरा कोई जीवन होता है। मतलब इस तरह के बिलीफ हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के लोगों के दिमाग में रहे हों। So, one man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house. अब यहाँ पे एक जो आपके कब्रगाह मिली है वो ऐसी जगह पे मिली है जिसके चारों तरफ 5 घर हैं, मतलब 5 घरों के बीच में मिली है, और साथ ही साथ वो एक मिट्टी के जार की तरह है। ठीक है। मिट्टी के जार का मतलब जिसमें वो जो मतलब कि वो मिट्टी का एक आपका कह सकते हो टैंक बनाया गया है, जिसमें 4 पाया भी लगाया गया, जिसमें 4 लेग्स पे वो आपका टैंक खड़ा है, और उसके अंदर जो है उस बॉडी को दफनाया गया, और उसके चारों तरफ 5 घर भी बने हुए हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट है। और उस साइट पे सबसे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट, मतलब उस जगह पे काफ़ी बड़े बड़े हाउसेस बनाए गए हैं इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस ऑल्सो हैज़ अ ग्रैनरी, और इस हाउस में ग्रेनरी भी है। ग्रेनरी मतलब भंडार गृह कह सकते हो। यहाँ पे एक भंडार गृह भी बना हुआ है। और जो बॉडी है, बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, मतलब जो बॉडी है उसके दोनों पैरों को क्रॉस करके मोड़ दिया गया, जैसे हम लोग पलथी मार के बैठते हैं उस तरह से उसको क्रॉस लेग पोजीशन में मोड़ दिया गया है। अब व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, जब हम हड्डियों की स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। However, there are no major differences in the bones of girl and boy। देखो क्या है कि हम किसी एडल्ट की स्केलेटन और किसी छोटे बच्चे के स्केलेटन में तो हम बड़े ईजिली उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लड़का है और कोई लड़की है सेम एज के हैं तो उन दोनों के स्केलेटन में डिफरेंस करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट मैन और वुमन, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये जो स्केलेटन है ये पर्टिकुलर स्केलेटन आपका बॉय का है और दूसरा वाला वुमेन का है। तो देखो क्या होता है, सम टाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि जो फीमेल्स होती हैं वो अधिकतर करके ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, हार पहनती हैं, बैंगल्स वगैरह पहनती हैं, रिंग्स वगैरह पहनती हैं, तो उसके आधार पर भी वो हम लोग बता सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि मेल भी आजकल हार पहनते हैं, उस टाइम पे मेल भी पहना करते थे। ठीक है, कड़े वगैरह भी पहनता थे, तो तब कैसे फिर डिफाइन करेंगे, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे उस टाइम पे क्या होता है कि ज्वेलरी जो है फीमेल भी पहनते थे और मेंस भी पहनते थे, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती थी, आ जाती है डिफाइन करने में। यहाँ पे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हाउ एवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, ऑफ्टन मेन ऑल्सो वर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, वही चीज़ है। तो अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो उस स्केलेटन का सेक्स पता करने के लिए हम बोन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं।
जैसे द हिप ऑफ और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। अब चूंकि जो वुमेन होती हैं उनका जो पेल्विक बोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बिकॉज दे हैव टू कीप दे हैव टू बी बियरिंग द चाइल्ड, मतलब उनको चाइल्ड को बर्न करना होता है, चाइल्ड बर्थ करना होता है। दैट्स वाई उनका जो पेल्विक बोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जो हिप बोन होता है उसको पेल्विक बोन बोलते हैं, तो हिप बोन उनका लार्जर होता है इन कंपैरिजन ऑफ द मेल बोन। तो दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़। ठीक है, अब ये जो डिस्टिंक्शन है ये किस बिहाफ पे है, ये जो अभी हम लोग मॉडर्न टाइम में जो स्केलेटल के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बिहाफ पे इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। आज से 2000 साल पहले एक बहुत ही फेमस फिजिशियन जिनका नाम था चरक, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी ऑन अ मेडिसिन नोन एज द चरक संहिता, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। ठीक, जो आज के डेट में जो हम लोग 206 बोन्स के बारे में बात करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट आर रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न एनाटॉमी। तो चरक ने क्या किया है, अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ। उन्होंने टीथ को भी काउंट किया, जॉइंट्स को भी काउंट किया और कार्टिलेज को भी काउंट किया, और तब जाके बताया कि 360 बोन्स होते हैं। लेकिन आज का जो एनाटॉमी है, मॉडर्न एनाटॉमी, उसमें हम लोग टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को अलग रखते हैं, बोन्स के कंपैरिजन में उसको नहीं लाते हैं। ठीक यानी कि अगर इन तीन चीज़ों को निकाल दें तो उनका भी जो कैलकुलेशन है वो आज के मॉडर्न टाइम के कैलकुलेशन के ठीक इक्वल फिट होता है। अब सोचो कैसे उन्होंने इस बात को बताया होगा, जो कि उस टाइम पे तो कोई एक्सरे भी नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ें भी नहीं थी। ठीक है, तो तो ये काफ़ी जो है आश्चर्यजनक है कि उस टाइम पे आज से 2000 साल पहले जो चरक जी हैं उन्होंने ये चीज़ें हमें बता दी थी। ना ऑक्यूपेशंस एट इनाम गाँव, इनाम गाँव में जो क्या ऑक्यूपेशन था, मतलब किस तरह से लोग व्यवसाय करते थे, कैसे रहते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, उनको जो है व्हीट के सीड्स मिले हैं, बार्ली के सीड्स मिले हैं, चावल के सीड्स मिले हैं, दालों के सीड्स मिले हैं, माइलेट्स मिले हैं। ठीक है, जिसकी डिमांड आज ज़्यादा है। मटर के जो है सीड्स मिले हैं, सीसम के सीड्स मिले हैं। तो उसके साथ ही साथ बोन्स, बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी हड्डियां हैं जिस पे कट मार्क हैं, यानी उसको कहीं ना कहीं उस पे चोट के निशान हैं। ठीक है, जिसमें आपके कैटल भी हैं, बफेलो भी हैं, गोट भी हैं, सीप हैं, डॉग हैं, हॉर्सेस हैं, हॉर्स मतलब गधे, सुअर, सांभर, स्पॉटेड डियर। ठीक है, ब्लैक बग्स, एंटीलोप, हेयर, मंगूज। ठीक है, इसके अलावा जो है बर्ड्स मिली हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। ये सारे एनिमल्स उस टाइम पे जो यूज होते थे उनकी बोन्स आज के डेट में मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, जिसके बिहाफ पे वो बता पा रहे हैं कि इस तरह के एनिमल्स उस टाइम पे हुआ करते थे। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, उसके साथ ही साथ बहुत सारे फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे लोग इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, पशुओं को पालते थे, मीट के लिए भी पालते थे, उनका शिकार करते थे, और साथ ही साथ कुछ पाल करके अपने आप को सुरक्षित भी करते थे। ठीक है, फलों का भी यूज करते थे, और इन्हीं सब चीज़ों को खा पी करके खेती वगैरह करके। ठीक है, बार्ली अगर और राइस और पल्सेस के सीड्स मिले, इसका मतलब क्या है, वो फार्मिंग भी किया करते थे। तो यानी कि उस टाइम पे लोग फार्मिंग का भी, वो जो मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग था और हंटिंग था और रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालना। तो ये जो है आपके उस टाइम पे ऑक्यूपेशन था इनाम गांव का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि भाई इनाम गांव में क्या ऑक्यूपेशन था उस टाइम के पीरियड में, तो इनाम गांव में ऑक्यूपेशन के लिए लोग फार्मिंग करते थे, एनिमल्स को पालते थे। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह भी यूज करते थे खाने पीने के लिए एज ए सोर्स ऑफ फूड।
तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं और कुछ आपके क्वेश्चन आंसर हैं, और आई होप अभी सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप अपने से कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इतना देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।